स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 15 है आपका विराम चिन्ह। ठीक है, आप लोगों ने 6th क्लास में विराम चिन्ह पढ़ा है तो आपको बहुत इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। प्लीज अपनी बुक्स में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है किसे कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है ना, देखो मनुष्य बातचीत करते समय वाक्य के अंत में या बीच में भी रुकता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। ठीक है, बीच में रुकना, बीच में रुक हम जैसे बात करते हैं, बातचीत आपस में बातचीत करते हैं तो बातचीत के बीच में जो हम रुकते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा विराम कहलाता है। ठीक है, उदाहरण में आपको दिया है, एक युवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, ठीक है, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आए। ठीक है ना, तो इस पूरे वाक्य के बीच में हमने क्या किया है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया है, यानी शब्दों को बीच बीच में रोक रोक के बोला है। तो ये क्या कहला रहा है, हमारा विराम कहला रहा है। ठीक है, देखो अब आपको दिया है कि अगर इस वाक्य में विराम चिन्ह बदल दिया जाए, यानी विराम चिन्ह की जगह बदल दी जाए तो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक युवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आए। देखो इस प्रकार हमने देखा कि इनके अनुचित प्रयोग से क्या हो गया है, अर्थ का अनर्थ हो गया है। ठीक है ना, यानी हम जो आपका जो वाक्य बना रहे हैं वो क्या हो गया है, गलत हो गया। ठीक है ना, किनके प्रयोग से, वाक्य जो हम विराम चिन्ह जो हम लगा रहे हैं उनकी सही जगह पे ना लगने से क्या हो गया, यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो गया है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, पूरे 12। ठीक है, कितने हैं विराम चिन्ह, 12। पहले आपको दिया है अल्प विराम, उसके आगे उसके चिन्ह बनाए गए हैं, अपनी अपनी बुक्स में ध्यान दीजिएगा प्लीज। सेकंड है आपका अर्ध विराम, थर्ड है आपका पूर्ण विराम, फोर्थ है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, फिफ्थ है आपका विस्मयादिबोधक, 6 है आपका उद्धरण चिन्ह, 7 नंबर पे है आपका निर्देशक चिन्ह, 8 नंबर पे है आपका विवरण चिन्ह, 9 में है आपका योजक चिन्ह, 10 में है कोष्टक चिन्ह, 11 में है त्रुटि पूरक चिन्ह और लास्ट है आपका 12 लाघव चिन्ह। ठीक है ना, पेज टर्न कीजिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है अल्प विराम। किसे कहते हैं, अल्प विराम। देखिए वाक्य में जहां बहुत कम समय के लिए रुकना होता है वो क्या कहलाता है, आपका अल्प विराम कहलाता है। ठीक है ना, वहां पर हम क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, महाराज पधार रहे हैं। तो हम इस वाक्य को बोलने में हम क्या कर रहे हैं, जहां पर हम विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर हम कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए वहां पर हम रुक रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड है आपका अर्ध विराम। वाक्य में जहां अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा देर रुकना पड़ता है वो क्या कहलाता है, आपका अर्ध विराम कहलाता है। ठीक है, जैसे जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, अर्ध विराम में हम क्या कर रहे हैं, अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा रुक रहे हैं। ठीक है, थर्ड है आपका पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधिका नृत्य करती है, जब सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है, जब आपका वाक्य पूरा हो जा रहा है तब हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, आपका क्या कर रहे हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग कर रहे हैं। आपका फोर्थ है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, हमने कहा तुम्हारा क्या नाम है, हमने जब इसको शब्द को पूरा वाक्य को लिखा है तो इसके बाद हमने क्या लिखा है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, फिफ्थ है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखो हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ क्या लगाया जाता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका इकहरे उद्धरण चिन्ह और दूसरा है आपका दोहरे उद्धरण चिन्ह। अब देखिए इकहरे उद्धरण चिन्ह में क्या होता है, किसे कहते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह किसी लेख, कविता, पुस्तक आदि का नाम लिखने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता को हम क्या कर रहे हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लगा रहे हैं। ठीक है, ये है आपका राष्ट्रपिता, ये हमने लिखा राष्ट्रपिता, है ना। जब हमने इसको लिखा है तो हम इसको क्या करेंगे, इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत इसका प्रयोग हम करें। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो इसमें आपको दिया है, सेकंड है दोहरे उद्धरण चिन्ह। किसी का कथन उसी के शब्दों में लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था, इंदिरा जी की अंतिम इच्छा बूंद बूंद से देश की रक्षा। यहाँ पर किसी के द्वारा कहे गए कथन, ठीक है,
जिनको हम लिख रहे हैं वो क्या है, हम जैसे कहे गए हैं वैसे के वैसे ही लिख रहे हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तब हम वहां पर क्या कर रहे हैं, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। यानी जो वाक्य कहे गए हैं हम उनको क्या है, वैसा का वैसा ही लिख रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, हम अपने मन से उसमें कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, जो शब्द कहे गए हैं वही शब्द हम सीधे लिख रहे हैं, तो वो क्या आएंगे, आपके दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आएंगे, यानी किसी के द्वारा कहे गए कथन। नेक्स्ट आपका 7th है निर्देशक चिन्ह। निर्देश देने के लिए हम क्या करें, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, परहित सरस धर्म नहीं भाई। 8 नंबर पे है आपका विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग हम विवरण देने के लिए करते हैं, जैसे निम्नलिखित विचार व्यक्त करो, रोजगार की समस्या सुना। हम आपने क्या कर रहे हैं, जो हमको दो क्या दिए गए हैं, ये दो शब्द दिए गए हैं, दो टॉपिक दिए गए हैं, इनमें हम क्या कर रहे हैं, इन पर विचार व्यक्त कर रहे हैं, यानी अपने शब्दों में इसमें हम कुछ लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका योजक चिन्ह। इसका प्रयोग विलोम, समानार्थी और द्वंद्व समास के बीच में किया जाता है। ठीक है, जैसे रात दिन, घर घर, माता पिता, भाई बहन, इनके बीच में जो ये चिन्ह लग रहा है, जैसे ये लिखा है आपका भाई बहन, तो ये जो आपका चिन्ह है ये आपका क्या कहलाएगा, योजक चिन्ह कहलाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कोष्टक चिन्ह। वाक्य के मध्य में किसी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुशील कुमार एक वरिष्ठ, वरिष्ठ का क्या अर्थ दिया है आपको, कोष्टक में बड़ा अधिकारी है, तो यहाँ पर हम कोष्टक चिन्हों का प्रयोग तभी करते हैं जब हम किसी शब्द का अर्थ बताते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, कोष्टक चिन्ह के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, नंबर 11 पे है आपका त्रुटि पूरक या हंस पर चिन्ह। वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो उस शब्द को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आज चारों ओर प्रदूषण का तांडव है, तो हम जैसे इस शब्द के, इस वाक्य के बीच में जो हम शब्द भूल गए हैं उनको हम क्या करते हैं, त्रुटि पूरक या हंस पर चिन्ह लगाकर, यह है आपका त्रुटि पूरक या हंस पर चिन्ह, इसके ऊपर हम वो शब्द जो छूट गया है वो उसको हम लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, आपका त्रुटि पूरक या हंस पर चिन्ह कहलाता है। ठीक है, और लास्ट है आपका लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, छोटे रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे पंडित। ठीक है, तो पंडित हमने ये पूरा लिखा, हमारा है ये पंडित। अब इसको छोटे रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये जो है आपका, ये क्या है आपका लाघव चिन्ह कहलाए। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज एक बार अपनी बुक में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको PDF में भेज देंगे। थैंक यू।